इस पार्ट में हम एक द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो व्यंजक होते हैं उसको हम देखने वाले हैं कि कैसे प्राप्त करते हैं। 12th बोर्ड के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है ये। और इस डेरिवेशन को 5 नंबर में जनरली एक परिभाषा को ऐड करके फिर इस डेरिवेशन को पूछा जाता है। तो हम इस व्यंजक को कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आराम से पहले हम कुछ मानी गई बातों को लिखेंगे और फिर उसके बिहाफ पे हम क्या उसका डायग्राम बनता है, डायग्राम को बनाएंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मानी गई बातों को हम लिख लेते हैं। मानी गई बातें क्या है कि माना कि एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कुछ होगी 2a के बराबर और उसके मिड पॉइंट से निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु P पर r दूरी मान लेंगे और वहां पे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो मैं मानी गई बातों को एक बार लिखना चाहूंगा। मैं लिखूंगा कि माना कि एक द्विध्रुव माना कि एक द्विध्रुव की लंबाई कितने के बराबर है? द्विध्रुव की लंबाई 2a है। क्लियर है क्या? अच्छा, आगे कह रहा है कि इसके एक्सिस से या इसके मध्य बिंदु से एक पॉइंट P है जिसकी दूरी r के बराबर है। तो कहेंगे हम इसके मध्य बिंदु से और बिंदु P की दूरी, इसके मध्य बिंदु से बिंदु P और की दूरी, मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r मान लेते हैं कि ये r है और r है तो और तो के आगे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिंदु P को हम इस डायपोल के ऊपर कैसे बनाएंगे? तो हमने मान लिया कि यहां पर एक आवेश है, यहां पर मान लिया कि एक आवेश सपोज माइनस का Q है और इससे कुछ दूरी पर हमारे पास दूसरा आवेश है और दूसरा आवेश कितने के बराबर है? प्लस का Q है। दो हमने आवेश लिए हैं इस द्विध्रुव के, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, इधर वाले को मैं माइनस ले लूं, जरा इसके वाले को माइनस ले लेता हूं और ये वाला माइनस का Q और इसको ले लेते हैं हम प्लस Q। थोड़ा सा डायग्राम राइट साइड में ज्यादा बनेगा इसलिए। अच्छा, इसका मध्य बिंदु क्या हमने माना है? बिंदु O है और मध्य बिंदु से माइनस Q की दूरी सपोज ये a के बराबर है, तो यहां से ये हो गया a के बराबर और इस वाले प्लस Q की जो दूरी होगी वो भी हमारे पास a के बराबर, यानी कुल मिला के द्विध्रुव की जो लंबाई हमारे पास है वो कितने के बराबर? 2a के बराबर, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। कह रहे इसके मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r है, तो मध्य बिंदु हमने लिया है और बिंदु P की एक दूरी है, तो पहले बिंदु P बनाते हैं कितना दूरी पर है? तो हम कहेंगे कि इससे कुछ ऊपर है, तो इससे कुछ ऊपर एक बिंदु P है, मान लिया कि यहां पर है। अच्छा, ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। इसकी दूरी कितने के बराबर है? तो इसकी दूरी हमारे पास r के बराबर है। अब कह रहा है कि अगर बिंदु P पर हमें कुल चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो पहले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, फिर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे और अगर कुल चाहिए होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हम उसके अनुसार यदि आगे बढ़े तो हम कहेंगे कि बिंदु P पर प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो यहां से ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा कुछ इस प्रकार से, और ठीक उसी प्रकार से जो नीचे वाला Q के कारण आएगा वो यहां से नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर आएगा माइनस Q के तरफ। क्लियर है क्या? अच्छा, नीचे की ओर जो आएगा ना उसका कैसे सदिश बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी और यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो ये हमारा E पॉजिटिव के कारण और नीचे वाला हमारे पास E निगेटिव के कारण। हम लिख देते हैं एक बार कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे पास ये है E पॉजिटिव के कारण, E नेगेटिव के कारण, सॉरी ये माइनस Q चार्ज के कारण और इसके कारण ऊपर की ओर है, तो इसको हमने बोल दिया E पॉजिटिव के कारण, कुछ प्लस Q आवेश के कारण। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहां से कुछ कोण थीटा है, यहां से भी कुछ कोण कितना है? थीटा है। अगर दोनों थीटा बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है उसको यदि मैं यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ध्यान रहे। अच्छा,
कह दूं कि ये थीटा है और ये 36 के समानांतर है, मतलब इस डायपोल के अक्ष के समानांतर है, तो ये थीटा, तो ये भी कोण कितना बनेगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी कोण मेरे ख्याल से थीटा ही बनेगा। इस ई पॉजिटिव ई नेगेटिव का कुछ मान निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, ई पॉजिटिव का मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और ई नेगेटिव का मतलब ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बिंदु P पर, मैं यहां से लिखूंगा कि बिंदु P पर, बिंदु P पर, और कौन से आवेश के कारण, धन आवेश के कारण, या हम पूरा पूरा लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, और क्या चीज के कारण विद्युत क्षेत्र, के कारण विद्युत क्षेत्र। चलिए बताइएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यदि मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा ई के साथ पॉजिटिव, ये धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है के और साथ में क्यू। तो धन आवेश का मान कितना है, धन आवेश का मान मेरे पास प्लस का क्यू है तो के क्यू डिवाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर। तो जरा दूरी बताइए कितना होगा, अगर ये ए है और ये वाली दूरी आर है तो ये वाला हमारा विकर्ण हो जाएगा, तो हम इसको लिख पाएंगे आर का स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। ये वाला दूरी आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहां से यहां तक की भी दूरी सेम ही होगी, इसको हम लिखते नहीं है, जब यू जाएगा तब हम देख लेंगे। फिलहाल बिंदु P की प्लस 4 से यानी धन आवेश से जो दूरी है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला है ई पॉजिटिव के कारण के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो दूरी है इसका रूट है ऐसे, और इसका भी क्या होता है होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, के साथ क्यू और डिवाइड बाई ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। धन आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिख लिया समीकरण 1 में। अच्छा, सिमिलरली अब प्लस के बाद क्या आता है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश यानी चार्ज और के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, और क्या चीज, विद्युत क्षेत्र, कौन सी बिंदु पर, उसी बिंदु पर, बिंदु P पर, तो हो गया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। वापिस से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, E निगेटिव है इसके कारण, तो E लिखा जाएगा नेगेटिव, और इज इक्वल टू इस नेगेटिव आवेश के कारण, क्योंकि ये भी बिंदु आवेश है तो ये भी जाएगा के क्यू और डिवाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर, तो ये दूरी भी कितना रहने वाला है, ये आर स्क्वायर लंब, ये आधार स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये दूरी हो जाएगा कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस में कितना ए स्क्वायर। ध्यान रहे ये आर स्क्वायर है, स्मॉल में स्मॉल हमने लिया है तो इसलिए ये आर स्क्वायर स्मॉल में और प्लस में ए स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी, के क्यू बटा रूट के अंदर कितना आर स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, और इसका भी क्या चीज होल स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मेरे पास आएगा के और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना बन गया, 2। अच्छा, धन आवेश के कारण ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड ऋण आवेश के कारण, यानी दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र सेम आ रहा है मैग्नीट्यूड में, परिमाण में। अच्छा, हम कहेंगे कि इसलिए जो हमारे पास E पॉजिटिव है इसका मैग्नीट्यूड और जो E निगेटिव है इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या है, दोनों बराबर ही है, सेम ही है। अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बिंदु P पर, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण, यानी विद्युत क्षेत्र धन आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश के कारण यदि परिमाण में बराबर है, तो हम इस विद्युत क्षेत्र के यहाँ पे करेंगे 2 कंपोनेंट, जिसमें से एक कंपोनेंट यहाँ से किधर की ओर आने वाला है, ऊपर की ओर। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक कंपोनेंट E पॉजिटिव का ऊपर और दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर। अच्छा, अब मैं कहूं कि इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा E पॉजिटिव का कौन सा थीटा, ये हो जाएगा कॉस के साथ थीटा, क्योंकि इधर थीटा है तो कॉस, और ऊपर वाला कितना होगा, E के साथ पॉजिटिव का साइन थीटा। अच्छा, ऊपर वाला भी नहीं लिखते हैं, या चाहे तो आप लिख लें कि E
पॉजिटिव के कारण, और कौन सा थीटा, साइन के साथ थीटा। ठीक वैसे ही इस नेगेटिव आवेश और नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, जिनमें से एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक कंपोनेंट आएगा राइट डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट आएगा नीचे की डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर दिशा में। तो हम कहेंगे कि दूसरा कंपोनेंट यहां से नीचे की ओर आएगा। फिर से अगर मैं कहूं कि नीचे वाला जो कंपोनेंट है और जो इधर वाला कंपोनेंट है, तो ई निगेटिव का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई निगेटिव, और थीटा है तो कौन सा थीटा, कॉस थीटा। और ई निगेटिव का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, ई निगेटिव के साथ कौन सा थीटा, साइन के साथ थीटा। अब देखिएगा क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है तो ई साइन, ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई निगेटिव साइन थीटा ये दोनों बराबर परिमाण में बराबर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ऊपर और नीचे दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे नहीं बचेगा। तो जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो केवल और केवल राइट डायरेक्शन में यानी इधर की ओर आने वाला है। तो हम कहेंगे कि अब नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कुल विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे हम, तो यहां से अगर हम आगे बढ़े तो कहेंगे कि अब क्या चीज, अब बिंदु P पर, अब बिंदु P और पर क्या चीज, कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, कुल और विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे हम, दोनों विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे हम कि E के साथ नेट, E के साथ नेट क्या होने वाला है, E नेट कुछ E धन आवेश के कारण है, विद्युत क्षेत्र धन आवेश के कारण, और विद्युत क्षेत्र कुछ ऋण आवेश के कारण। अच्छा, धन आवेश के कारण आप क्या देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कितने के बराबर है, E पॉजिटिव कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा कि यह है E के साथ पॉजिटिव और के साथ कॉस का थीटा, और आगे ऋण आवेश के कारण भी मेरे पास वही है, E निगेटिव और कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो गया E निगेटिव और कॉस थीटा के बराबर। E पॉजिटिव E निगेटिव, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में बराबर हैं। तो मैंने बोल दिया कि ये भी E है और के साथ में cos थीटा, और क्योंकि इसका भी परिमाण बराबर है तो इसको भी हमने E ले लिया, तो E के साथ कितना थीटा, cos के साथ थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E और के साथ cos का थीटा। ये हमारे पास नेट विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र का मान आया। ये कौन सी बिंदु पे, बिंदु P पर। अच्छा, अगर मैं कहूं यहां से 2 टाइम्स ऑफ E, तो E का मान अगर हम देखें तो E का मान कितना, किसी एक का ले लीजिए, किसी एक का E का मान लोगे तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो हम यहां से किसी एक का मान ले लेते हैं कि E का मान के क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर और प्लस में कितना ए स्क्वायर, ये हमारे पास मान आ गया E का। अच्छा, साथ में cos थीटा है, तो जरा बताइएगा इस डायग्राम से cos थीटा अगर मैं निकालूं तो मैं यहां से कितना लिख सकता हूं, cos के साथ थीटा। इस डायग्राम में यदि मैं cos थीटा लिखूंगा तो देखिएगा ये है थीटा, ये है थीटा, तो इसके सामने वाला ये पूरा पूरा भुजा हमारा होगा लंब, ये वाला होगा आधार और ये वाला होगा कर्ण। और cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण, तो आधार हो जाएगा a और कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि cos थीटा बराबर b बटा h, b के जगह पे आधार a है और h के जगह पे वो रूट वाली बात है कितनी, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब इसको हम आगे और बढ़ाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पर k के साथ q के साथ कितना a, 2 टाइम्स ऑफ k क्यू a और डिवाइड बाई नीचे ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर रूट का मतलब 1/2, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3/2। तो हम लिख पाएंगे कि आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3/2। अच्छा, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास ई नेट का मान जो इतना आया है, ई नेट इज इक्वल टू 2 के क्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ये के क्यू है, तो हम ऐसे लिख दें कि k और q इंटू में इस 2a को एक साथ कर दिया तो q इंटू में 2a। एक काम करिए,
इस पूरे को ब्रैकेट में लीजिए, k और q और गुणे में 2a को एक साथ ले लिया और डिवाइड बाय नीचे r स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर और इसकी पावर चल रही है 3/2। क्लियर है? और आगे बढ़ेंगे हम, इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे कि ई नेट और इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा k और ये ब्रैकेट वाली बात जो है वो हमारे पास p के बराबर और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा r स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 3/2। अच्छा, चूंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो डायपोल यानी द्विध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी हम लेते हैं वो बहुत छोटी लेते हैं, यानी ये 2a जो इनके बीच की दूरी है बहुत छोटा होता है। इसमें भी हमने a को आधा कर दिया है, मैंने 2a को आधा करे हैं तो ये a हो गया और छोटा हो गया। अच्छा, r ये दूरी की तुलना में इस a का मान बहुत छोटा है, जैसे r का मान हो 1-2 मीटर या 1 मीटर और इस a का मान हो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की तुलना में 1 मीटर का जो मान है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि a का मान r की तुलना में बहुत छोटा है। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे कि चूंकि जो r का मान है वो बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, a से, अगर a का मान r से बहुत छोटा हो गया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a का जब वर्ग करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए a को लगभग हम कितना लिख पाएंगे, 0। अब अगर मैं इस समीकरण को आगे बढ़ाऊं, जैसा कि समीकरण नंबर इसको 3 मान लिया, अगर पहले 1-2 मान चुके हैं तो 1-2 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब a स्क्वायर लगभग 0 हो चुका है तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर कितना से, समीकरण नंबर 3 यानी समीकरण नंबर 3 से हम लिख पाएंगे e के साथ नेट, बताइएगा e नेट इज इक्वल टू आएगा kp और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा r का स्क्वायर और a का स्क्वायर आप कितना कह रहे हैं, 0, तो a का स्क्वायर यदि 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए r का स्क्वायर और की पावर कितनी 3/2, 2 से 2 मर जाएगा तो बचेगा r की पावर 3, यानी हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा ई नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर में kp और नीचे में r की पावर केवल 3, तो हमारे पास फॉर्मूला आया ई नेट इज इक्वल टू kp और डिवाइड बाई r की पावर 3। हम लिखेंगे कि ई नेट इज इक्वल टू kp डिवाइड बाई r की पावर 3। और यही व्यंजक हमसे पूछा गया था कि बताइए कि विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमारे पास आया ई नेट इज इक्वल टू kp बटा r का क्यूब, जहां पर k कांस्टेंट है, p द्विध्रुव आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट है और r हमारा डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट p तक की दूरी है, लंब दूरी है। आई होप ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा।